तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज नाम के एनिमे के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक सीजन 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख लो, क्योंकि उसके बगैर यहाँ जो भी होने वाला है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ दो यामाडा क्लैन के समुराइज को देख पाते हैं, जिनमें से एक शिनसेनक्यू से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था। अब यहाँ उससे पूछा जाता है कि वो आखिर वहां से कैसे निकला और उसके बाकी साथियों का क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि उसे होबोरो पर नजर रखने के लिए कहा गया था। पर जब उसने एक चोबे नाम के प्रिजनर को मारने की कोशिश करी तो उस हाथापाई में चोबे के हाथों वही मारा गया, जिसके बाद से मैंने वहां से जहाज से निकलने की कोशिश करी, पर मैं हर बार किसी तरह वापस उसी आइलैंड पर पहुंच जाता था। फिर आखिर में मैं वहां से किसी तरह बचकर निकल गया। यहाँ इस बंदे का नाम जिक्का होता है, जिसकी ये पूरी कहानी सुन सब लोग उससे पूछते हैं कि वो आखिर वहां से कैसे निकला, जिस पर जिक्का कहता है कि वो अभी काफी ज्यादा थका हुआ है, इसलिए वो आराम करने के बाद ही उन्हें इस बारे में बताएगा। अब इस बात को सुन ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिन्हें शांत करने के लिए शोगुन नाम का समुराई उनसे जिक्का के लिए माफी मांगता है। अब जैसे ही ये लोग शांत हो जाते हैं तो वो उन्हें शोगन का दिया हुआ मैसेज पढ़कर सुनाते हैं कि वो अब यामाडा क्लैन के समुराई को साइलेंट पर वापस भेजेंगे ताकि वो साइलेंट पर नजर रख सके। और ये लोग वो लोग होंगे जो कि आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे, और इनमें से एक खुद शोगिन भी था जो कि उस आइलैंड पर जाने वाला था। अब जैसे ही ये दोनों वहां से बाहर निकलते हैं तो शोगिन यहाँ जिक्का पर उसके बिहेवियर को लेकर उस पर काफी गुस्सा होता है। और फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शिनसेनक्यू पर यामाडा क्लैन के साथ इस बार इवागाकुरे विलेज के शिनोबी भी जाएंगे। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इवागाकुरे विलेज के चीफ ने शोगन के साथ हाथ मिला लिया है और अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ इवागाकुरे विलेज का चीफ शोगन को ये भी बताया है कि वो साइलेंट पर पहले भी जा चुका है और अब वो साइलेंट पर दोबारा जाना चाहता है, क्योंकि वो पिछली बार अपनी कोई कीमती चीज वहां भूल आया था। अब यहाँ शोगिन जिक्का को अपने साथ उस साइलेंट पर वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो मिशन पूरा करके पता लगाना चाहता है कि आखिर उनके साथियों के साथ क्या हुआ। और फिर हम यहाँ इन दोनों के सामने एक मरा हुआ ऑक्टोपस देख पाते हैं, जिसका मुंह बिल्कुल इंसानों जैसा था। और जिक्का फिर यहाँ हमें बताता है अगर कोई मीटिंग के दौरान इस बात को सच नहीं मानता तो वो इस ऑक्टोपस को एज एन एविडेंस प्रूव करने वाला था, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब क्योंकि मामला नॉर्मल हो चुका है तो हम यहाँ जान पाते हैं कि जिक्का ने उन्हें इस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली वो सारे लोगों को मरने के लिए वहाँ भेज रहा है और सिर्फ शोगन ही इस बारे में जानता है, जो कि उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि इस सच को छुपाने के लिए भी। अब यहाँ हम इनकी बातों को सुन जान पाते हैं कि शोगन भी ताओ का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये ताओ क्या है? बेसिकली ये किसी भी इंसान के अंदर मौजूद या फिर उसके आसपास मौजूद लाइफ फोर्स का नाम है, जिससे वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। पर ताओ इस्तेमाल करने की सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है और साथ ही उनके काफी खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हम गबीमारू को पिछले सीजन में देख पाए थे, जहां ज्यादा और पहली बार ताओ इस्तेमाल करने की वजह से उसकी थोड़ी सी याददाश्त चली जाती है और अब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। अब यहाँ हम शोगन को काफी जल्दबाजी करता देखते हैं, जो कि जिक्का के साथ दो और लोगों को अपने साथ उस आइलैंड पर लेकर निकल जाता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम रियन नाम के बंदे को यहाँ देख पाते हैं, जो कि टेंशन में से एक है। यहाँ वो हमें ताओ की और भी डिटेल्स देने लगता है और तभी यहाँ एक और टेंशन आ जाती है और हम देख पाते हैं कि वो लोग असल में पार्टी कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने स्विमिंग पूल और गार्डन को काफी अच्छे से सजा रखा है। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में ये लोग पार्टी नहीं बल्कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि अलग अलग तरीके की रिचुअल्स करते हैं और अपने आप को पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर मानते हैं। सीन कट होता है जिसके बाद हम साजिरी को देख पाते हैं, जो कि बाकी सबसे कहती है कि इस वक्त हम टेंशन के कासिल के अंदर हैं, इसलिए हमें एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, जिस पर सब लोग एग्री करते हैं। और साथ ही साजिरी यहाँ ये भी कहती है कि उनका सबसे पहला मिशन गबीमारू और मे को ढूंढने का है, जो कि एलिक्सर को ढूंढते हुए कासिल के बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर हम भी ऐसा ही करते हैं तो हम उनसे बहुत ही जल्द मिल पाएंगे, इसलिए हमें टेंशन से बचते हुए किसी तरह कासल के बीच में पहुंचना है। अब सागिरी की ये बात सुन यूजुरिया उसे एक मशवरा देती है कि हमें इस आइलैंड से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन सागिरी उसे कहती है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाकर उनके साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें अपनी साइड पर करना होगा। ये सुन यूजुरिया भी उसके प्लान को फॉलो करने के लिए मान जाती है, पर वो इस प्लान के खिलाफ भी होती है, क्योंकि कासिल के और अंदर जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि टेंशन ने उन्हें खुद बताया है कि इस आइलैंड पर एलिक्सर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ यूजुरिया सागिरी से आखिरी सवाल पूछती है कि आखिर वो गबीमारू से मिलते वक्त उसे उसकी बीवी के बारे में कैसे बताएगी, क्योंकि पिछले सीजन में हमें बताया गया था कि गबीमारू ये सब अपनी बीवी के साथ रहने के लिए कर रहा है, पर यूजुरिया की थ्योरी के मुताबिक गबीमारू की कोई बीवी है ही नहीं और उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अब यही सोचते हुए सागिरी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम यहाँ गबीमारू और उसके साथ मौजूद तीन और लोगों को भी देख पाते हैं, जो कि अब तक कासिल तक नहीं पहुंचे थे। पर सागिरी और बाकी सब लोगों का मानना है कि गबीमारू जरूर दीवार तोड़कर उनसे पहले कासिल तक पहुंच गया होगा। मैं इन लोगों को कासिल तक पहुंचने का रास्ता बता रही होती है। अब यहाँ गबीमारू याद करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जहाँ उसका फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि शायद उसके चीफ ने उसे कुछ ऑर्डर्स दिए हैं और अभी वो सिर्फ वही कर रहा है जो कि उसे टामिया और फूची बता रहे हैं। अब यहाँ फूची गबीमारू से उसकी तबियत के बारे में पूछता है, जिस पर गबीमारू बताता है कि वो बिल्कुल ठीक, और फिर तभी इनके सामने चोबे अपने छोटे भाई के साथ आ जाता है। अब यहाँ चोबे गबीमारू को देख उसे एक लात मारता है, जिसके जवाब में गबीमारू उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है, लेकिन चोबे ताओ की मदद से अपने
आप को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है, जिसे देख सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और तभी वो गबीमारू को उठाकर जमीन पर पटकने लगता है, जहाँ अब गबीमारू का मेन मकसद कुछ भी करके इस आदमी को जिंदा पकड़ने का था, ताकि वो उससे टेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसे टामी और बाकी सब ने टेंशन के बारे में बताया था, और गबीमारू को लगने लगता है कि चोबे भी उन्हीं में से एक है। अब यहाँ गबीमारू हंसता हुआ वापस से खड़ा होता है, जहाँ वो चोबे के मुंह पर एक के बाद एक लात मारता है और फिर डायरेक्ट उसकी आंख ही निकाल लेता है। लेकिन चोबे फटाफट से अपने आप को वापस ही जनरेट कर लेता है और उसे इस फाइट में काफी अच्छी टक्कर देता है। अब यहाँ फाइट के दौरान गबीमारू अपने मुंह का भी इस्तेमाल करता है और उसे अपने मुंह से काट काट कर उसे काफी ज्यादा जख्मी भी कर देता है। और गबीमारू को इस तरह फाइट करता देख टामी और फूची दोनों ही शॉक होते हैं। अब यहाँ चोबे की रीजनरेशन स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, जहाँ वो जमीन पर लात मारकर उसे तोड़ देता है, जिससे उसे एक ओपनिंग मिलती है और वो फिर गबीमारू पर अटैक करने लगता है। और अटैक करते वक्त वो यहाँ ताओ का इस्तेमाल करते हुए उसके मूव्स को भी रीड कर पाता है, पर गबीमारू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अटैक को डॉज करने के बावजूद भी गबीमारू चोबे की 2 उंगलियां मुंह से काट देता है। अब यहाँ टामी समझता है कि गबीमारू किसी वजह से तो पहले से कई ज्यादा कमजोर हो गया है और वो अब ताओ का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिस पर मैं कहती है कि गबीमारू के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, पर क्या प्रॉब्लम है वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तभी हम देख पाते हैं कि गबीमारू भी इस बात को रियलाइज कर चुका है कि उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बहुत ही जरूरी चीज भूल गया है। अब यहाँ चोबे और गबीमारू की फाइट वापस से शुरू होती है, जहाँ चोबे अपने छोटे भाई को बाकियों को मारने के लिए कहता है। अब यहाँ टोमा टामिया के एक हाथ को कटा देख उसे सबसे ज्यादा कमजोर समझता है और सबसे पहले उसे ही मारने का डिसाइड करता है, जहाँ वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टामिया उसकी तलवार को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है, जिसे टोमा छुड़ा नहीं पाता। और टामिया को उसकी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे कमजोर समझ रहा है, जहाँ वो उसे एक हेडबट मारता है और उसे उसकी तलवार वापस देता है, जहाँ वो उसे वापस से उस पर हमला करने के लिए कहता है। और साथ ही वो टोमा को ये भी बता देता है कि वो बिना तलवार के ही उससे फाइट करेगा। अब यहाँ टोमा अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उससे फाइट करता है, पर टामिया उसके हर एक अटैक को सिर्फ एक हाथ से ही काउंटर कर लेता है और फिर टोमा की यहाँ पर काफी ज्यादा धुलाई होती है। अब यहाँ टोमा बहुत ज्यादा पिटने के बाद थोड़ा इंप्रूव करने लगता है और फिर तभी वो अपने साथ मौजूद टेंशन के आदमी को फूची और मे को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद फूची इससे फाइट करता है, जहाँ वो टेंशन के आदमी को काफी आसानी से हरा देता है। अब हम यहाँ गबीमारू और चोबे की फाइट को वापस से देख पाते हैं, जहाँ गबीमारू रियलाइज कर लेता है कि वो इस तरह चोबे को नहीं हरा सकता है, जिसके बाद वो अपनी सारी फीलिंग्स को कुछ देर के लिए भुला देता है और अपने आप को आग से ढक लेता है और उस पर अपने एजेटिक ब्लेज वाले हमले करने लगता है, जो कि वो इतनी तेजी से करता है कि चोबे अपने आप को रीजनरेट टाइम पर कर ही नहीं पाता। अब यहाँ इस मूव का इस्तेमाल करने से गबीमारू की जान भी जा सकती थी, पर वो यहाँ कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ना ही उसे इस मिशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, इसलिए जैसे ही वो मरेगा तो विलेज से कोई दूसरा शिनोबी आकर उसकी जगह ले लेगा। अब ये सुन चोबे यहाँ अपनी बॉडी में मौजूद सारे ताओ को एक साथ इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, जिसे इस्तेमाल करने से उसकी पूरी बॉडी टूटने लगती है और वो एक प्लांट जैसे मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जिसे देख उसका छोटा भाई तक शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।